नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, मैं शौमी रॉय जोटेजो के वेलनेस वायर शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। जोटेजो का मूल उद्देश्य है आपको विशेषज्ञों द्वारा हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आज इस शो में हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद शंकर सोनी जी हैं, जो झीलों के शहर भोपाल के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर और लेखक हैं। उन्होंने द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएस से प्रोफेशनल काउंसलिंग में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें मेंटल हेल्थ और होम्योपैथी के क्षेत्र में काम के लिए काफी प्रशंसा भी मिली है। इतना ही नहीं, डॉक्टर सोनी को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के खिताब से भी नवाजा गया है। इसके अलावा उन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर 2 बेस्ट सेलिंग किताबों थैंक यू डिप्रेशन और डिप्रेशन से छुटकारा भी लिखी है। अगर आपको इन किताबों के बारे में और जानना है तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आज डॉक्टर सोनी हमारे साथ डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में चर्चा करेंगे, जो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है हमारे सोसाइटी में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ बताएं और बताएं कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। यूं तो मेरे पापा बचपन से ही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जहां एमबीबीएस और 10th 11th की बायोलॉजी की पढ़ाई में डिसेक्शन करना होता था, तो शायद उस समय मैं कुछ घबरा जाया करता था। बट लेटर आई डिसाइडेड टू बिकम होम्योपैथ, क्योंकि होम्योपैथी में इस तरह की कोई चीजें नहीं होती हैं। तो बस यहीं से मेरे दिमाग में होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का विचार आया। मेरे पापा भी इन सारी चीजों में अदर देन बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते रहते थे। तो बस ऐसे ही घर में जब मैं पूरा माहौल देखता था होम्योपैथी मेडिसिन का, तो मेरा रुझान इस तरफ चला गया। तो बस होम्योपैथी में मैं आ गया। अच्छा, तो हमारा अगला सवाल है कि अवसाद क्या है और हमारा आधुनिक समाज क्यों इस समस्या से अधिक जूझ रहा है। देखिए, अवसाद हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, या आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं डिप्रेस्ड हूँ। ये डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जो लगातार 15 दिन या अधिक समय तक ये चलती रहे। डिप्रेशन के कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो एक साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है कि उसे क्लिनिकल डिप्रेशन है कि नहीं है। साधारण ग्लूमी होना, 3-4 दिन के लिए फिर ठीक हो जाना, ये डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन के कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर ये 2 सप्ताह से ज्यादा लगातार चलते हैं तो हम उसको डिप्रेशन मान लेते हैं। डिप्रेशन वैसे तो 7-8 प्रकार के होते हैं, उसके भी कई सब टाइप्स होते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको डिस्क्राइब करूं आपको। हाँ, तो दूसरे सवाल पे जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अवसाद के भिन्न प्रकार क्या हैं और इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो कॉमन टाइप का डिप्रेशन होता है वो एमडीडी के नाम से जाना जाता है, जिसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से पहचाना जाता है। और इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जिसमें कि जिन चीजों में आप पहले इंटरेस्ट लेते थे, उन चीजों से सडनली आपका इंटरेस्ट कम हो जाना, बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल नींद का गायब हो जाना, बहुत ज्यादा भूख लगना या भूख का गायब हो जाना, लगातार गुमसुम बने रहना, कुछ चीजों को जो आप पहले बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर लेते थे, उस चीजों से आपका कटते जाना। साथ ही साथ फिर ऐसा लगता है कि हम जरा जरा सी बात पे थक जा रहे हैं, हम में उत्साह की बहुत कमी आती जा रही है। थोड़ा बहुत उत्साह में कमी आना साधारण होता है, लेकिन लगातार उसी स्थिति में बने रहना, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी का आ जाना, ये सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन को इंडिकेट करते हैं। और अगर यही कंडीशन लगातार 2 सप्ताह से ज्यादा बनी रहे, तो फिर हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में परिभाषित कर देते हैं, और उस समय मनोचिकित्सक की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। जी। इसके अलावा हाँ, कुछ बोलिए। और भी डिप्रेशन के प्रकार होते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो मैंने आपको एक बता दिया। इसके अलावा जी। कुछ डिप्रेशन के प्रकार, एक डिस्थाइमिया होता है। डिस्थाइमिया में एक लो मूड हमेशा बना रहता है, 2 साल 3 साल से। उसको डिप्रेशन के रूप में कुछ लोग नहीं लेते हैं, बट डिस्थाइमिया एक लंबे समय तक लो मूड वाली स्थिति होती है, जिसमें कि व्यक्ति थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन ओवरऑल वो डिप्रेसिव स्थिति में ही बना रहता है। एक तीसरे टाइप का डिप्रेशन होता है, जिसे कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में ये होता है कि बच्चे की डिलीवरी हुई,
और बच्चे की डिलीवरी होने के बाद माँ कुछ समय के लिए, चूंकि उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो उदास हो जाती है। इसका एक रूप बेबी ब्लूज भी कहलाता है। बेबी ब्लूज कुछ समय में ठीक हो जाता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ये डिप्रेशन बिल्कुल वैसे ही फीचर्स को दर्शाता है जो डिप्रेशन में होते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, वहाँ यहाँ पे उसके बारे में बताना ठीक नहीं रहेगा, अदरवाइज़ हमारा जो चर्चा है बहुत लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार से एक डिप्रेशन होता है एमडीडी, जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विथ साइकोटिक फीचर्स। इसमें ओके। व्यक्ति को हैलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होने लगते हैं, मतलब उसको आकृतियाँ दिखने लगती हैं, उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक इस प्रकार का डिप्रेशन होता है। फिर एक होता है सिचुएशनल डिप्रेशन। सिचुएशनल डिप्रेशन का मतलब हो गया, जैसे कि किसी के घर में डेथ हो गई है, किसी प्रिय व्यक्ति की, या उसको बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा हानि हो गई है, या वो कोई अच्छा जॉब कर रहा हो, जैसे कि कोविड-19 के तहत बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, सैलरी की प्रॉब्लम हो गई है। वो तो ये परिस्थितिवश जो भी डिप्रेशन होता है, वो सिचुएशनल डिप्रेशन कहलाता है। तो डिप्रेशन एक प्रकार वो भी होता है। फिर इसमें एक डिप्रेशन होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विथ एटिपिकल फीचर। ये भी, इसमें भी एक साइकोटिक तरीके की समस्या आ जाती है। फिर मूड इसमें कभी-कभी अच्छा हो जाता है, कुछ अच्छी चीज़ों देख के, फिर कुछ समय के बाद में वो रिवर्स कर जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो इस तरीके से डिप्रेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और एक मनोचिकित्सक ही आपको बता सकता है कि आपको किस तरीके की डिप्रेशन है। जी। जी। तो हमारा अगला सवाल है कि डिप्रेशन के क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं और पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों में डिप्रेशन के अलग-अलग क्या लक्षण हो सकते हैं? जी, डिप्रेशन के जो सबसे खास लक्षण होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरे लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाएँ, लेकिन कुछ हुँ, लक्षण जो मेजर लक्षण जो बूढ़े, बच्चे, महिलाओं सभी में होते हैं, उनमें नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, लगातार उदासी का बना रहना। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उदास रहे, दूसरे दिन ठीक हो गए, ये उदासी लगातार बनी रहती है। जी। लगातार लगातार रोना आते रहना, बात-बात पे, जैसे महिलाओं के साथ ये चीज़ें बहुत होती हैं, बात-बात पे जहाँ पे उनको आपने थोड़ी-सी भी चीज़ें कुछ उनको बोल दी तो वो रोने लगेंगी, बार बात-बात पे अपने आप को कोसने लगेंगी। तो इस तरीके के 1-2 लक्षण महिलाओं में दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होना, व्यक्ति दिखाएगा नहीं कि वो उदास है, लेकिन ज़रा-ज़रा सी बात पे वो इरिटेबल हो जाएगा। स्लीप पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो सोने लगता है, या बिल्कुल नींद गायब हो जाती है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। उसकी हुँ, डाइट बिल्कुल खत्म हो जाती है, या डाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो खाती ही रहता है। साथ ही साथ किसी भी चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पाना, अपने आप को, अगर जैसे कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, या कोई कॉलेज गोइंग छात्र है, तो वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पाता है, बात-बात पे उसको लगता है कि मेरा फ़ोकस ही नहीं बन पा रहा है। और जब यह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चरम पे पहुँच जाती हैं, तो थॉट्स ऑफ सुसाइड, और कभी-कभी वो सुसाइड के विचार लगातार उसके मन में आते रहते हैं। बार-बार वो आत्महत्या की बातें अपने दोस्तों से करने लगता है। तो इस तरीके के कुछ सिम्पटम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी सिम्पटम्स पाए जाएँ। तो कुछ हुँ, इस तरीके के सिम्पटम्स जब दिखाई देने लगते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम इसका निदान अवश्य करें। महिलाओं में कुछ थोड़े से डिफरेंट सिम्पटम्स इसके पाए जाते हैं, जैसे कि उनके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स चेंज होने लगता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा लाइक उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अलग-अलग लोगों में दिखाई देती हैं। अगर हम ओके। वृद्धों की बात करें, तो वृद्ध जो रहते हैं, वो बात-बात पे लैमेंट करते हैं, बात-बात पे अपने आप को कोसते हैं कि इससे ज़्यादा मर क्यों नहीं जाता मैं क्यों जी रहा हूँ? या फिर वो बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, किसी चीज़ में, जैसे अगर उनके बच्चे कह रहे हैं कि भई पापा, मम्मी आप बाहर चलो, बाहर जाने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। डिप्रेशन का एक फीचर और होता है, जो कि विवाहित लोगों में देखा जाता है, कि जो सेक्स लाइफ जो पहले बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं, सडनली उनका सेक्स से मन हट जाता है। वो बिल्कुल भी उन सारी चीज़ों से दूर भागने लगते हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि ध्यान से देखे जाएँ तो डिप्रेशन को परिभाषित कर सकते हैं। जी। जी। तो मतलब एक्चुअली अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरह के डिप्रेशंस हम देख सकते हैं। हाँ, अलग-अलग लोगों में एज ग्रुप वाइज़, अब जैसे एक छोटा बच्चा है, तो हुँ, छोटा बच्चा आपको एग्ज़ैक्टली डिप्रेशन के बारे में नहीं बता पाएगा, लेकिन वो एक जी। इसको दूसरे तरीके से इंडिकेट करेगा। जैसे कि मम्मा मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं मुझे बाहर बच्चों के अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलने जाना है, घर से बाहर नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा सोएगा या खाना नहीं खाएगा, कभी सिर दर्द का बहाना करेगा, कभी पेट दर्द का बहाना करेगा। तो हम उसको डिप्रेशन एज़ सच, वो क्योंकि वो नहीं जानता कि डिप्रेशन क्या होता है।
लेकिन जी, उसके हाव-भाव से हम समझ जाएँगे कि हाँ, बच्चे में कुछ तो चेंजेस हैं, कि वो पहले साइकिल जी, चलाया करता था, अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, खिलौनों के साथ खेलता था, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से उसमें वो विथड्रॉ हो गया है। जी। तो जी। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला सवाल पूछते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन एक्चुअली क्या है और माता-पिता इसका पहचान कर इससे निपटने में बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको लक्षण बताए कि छोटे बच्चे खासकर जो स्कूल गोइंग होते हैं, हम पहले तो ये चीज़ समझ लें कि बच्चों में भी डिप्रेशन पाया जाता है और बच्चों का डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप आज ही ऐसे ग्वालियर में घटना घटी कि 5 साल के एक बच्चे ने टाइल्स लगा के आत्महत्या कर ली। तो हम ये बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। हाँ, माँ-बाप को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर उनका बच्चा किसी भी तरीके से कुछ ऐसे लक्षणों को प्रदर्शित करता है, जैसे लगातार सिर दर्द का बना रहना, लगातार हाथ-पैरों में दर्द का होना, बाहर खेलने नहीं जाना, मन अच्छा नहीं लगना, पहले वो जैसे टीवी देखा करता था, तो टीवी देखने से उसकी अरुचि हो जाना, बात-बात पे चिड़चिड़ापन आ जाना, बात-बात पे टेंट्रम्स का दिखाना, खाना नहीं खाना, लगातार सोते रहना या बिल्कुल नहीं सोना, बात-बात पे लोगों की बुराई करना कि पापा वो मुझे वो मारता है, मुझे बाहर जाने में ऐसा होता है, मुझे बाहर बच्चे खेलने नहीं देते हैं। इस तरीके की जब वो लगातार शिकायतों का भंडार आपके सामने खोलने लगे और आपको ये महसूस होने लगे कि उसके चेहरे से जो एक बाल सुलभ हँसी होती है, बाल सुलभ चंचलता होती है, वो गायब होती जा रही है। तो हमको निश्चित रूप से इस बारे में एक्शन लेना चाहिए और बैठाल के उसके मन की गुत्थी पूछनी चाहिए कि बेटा तुम्हें क्या हो रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको तुरंत चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ और इस बात का निदान कराएँ। जी। तो जी। अगला सवाल है कि अवसाद होने के विभिन्न कारण क्या-क्या है? और क्या डिप्रेशन आनुवंशिक या जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है? जी। जैसे कि मैंने आपको डिप्रेशन के बहुत सारे कारण बताए, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसमें आनुवांशिक कारण होना एक बहुत ही अहम स्थिति निभाता है। अगर किसी फैमिली में माता-पिता या उनके माता-पिता में किसी तरह की कोई एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर रहे हैं या डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते रहें, तो बहुत संभव है कि आने वाले बच्चे में भी वो सारी चीज़ें अपने माँ-बाप से वो कैरी करें। और डिपेंड करता है कि उसके आजू-बाजू की परिस्थितियाँ कैसी हैं। जी। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे आजू-बाजू का वातावरण कैसा है? बच्चे को किस तरीके का वातावरण दिया जा रहा है? क्या उसको उसके माँ-बाप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं? क्या बच्चे की बुलिंग बहुत ज़्यादा बार-बार हो रही है? क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड वाली कंडीशन में रह रहा है? तो ये कुछ क कंडीशंस तो बाहरी कंडीशंस हो गई। फिर उसके साथ-साथ होता है ब्रेन में केमिकल के चेंजेज़ होना शुरू हो जाना। कभी-कभी कुछ लोगों की ब्रेन की केमिकल वायरिंग ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। ज़रा-सी बात को वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन हुआ, डोपामाइन हुआ। ये कुछ खास 3 वैसे तो काफ़ी 109, 110 नोन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन ये 3-4 जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये जब इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, तो डिप्रेशन जैसे लक्षण का आना शुरू हो जाता है। जी। जी। तो कारण तो हमने ऑलरेडी जान लिया, तो अब हमें आगे बताइए कि डिप्रेशन के इलाज किस प्रकार से हो सकता है? क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने और इस प्रश्न का उत्तर जानना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जी, लोग अपने आप को जैसे ही किसी व्यक्ति को घर में या परिवार में या दोस्त में डिप्रेशन हुआ, तो हम लोग बचते हैं। हम लोग उसको छुपाते हैं कि नहीं-नहीं डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन एक बहुत गलत चीज़ है, डिप्रेशन इज़ अ टैबू जैसा मानना हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपको इस बात की ये बात जान के शायद बहुत ज़्यादा खुशी और आश्चर्य भी होगा कि डिप्रेशन का इलाज बहुत आसानी से हो सकता है, प्रोवाइडेड सही समय पे व्यक्ति उस ओर सोचे और इलाज शुरू करवा दीजिए। अब डिप्रेशन का इलाज 3-4 तरीके से होता है। पहला डिप्रेशन का इलाज होता है अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं पहुँचा है तो साइकोथेरेपी। जी, साइकोथेरेपी में बिहेवियर थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे कि सीबीटी कहते हैं, फिर हुँ, उसमें काउंसलिंग होती है,
उस बच्चे या उस जिस व्यक्ति को ये डिप्रेशन होता है उसके आजू-बाजू किस परिस्थितियों के कारण उसको डिप्रेशन हो, इस तरीके से ये काउंसलर के रूप में या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपी उसको बैठा के उसकी मन की गुत्थियों को समझता है और उस तरीके से उसका निदान करने की कोशिश करता है। कभी-कभी डिप्रेशन जब थोड़ा बढ़ जाता है, जब बातचीत से मामला नहीं सुलझता है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसे कि एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। इनमें एसएसआरआई नाम की दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा सेफ भी होती है। एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इन्हिबिटर, जो ब्रेन में सेरोटोनिन पे काम करती है और उनका जो लाइक उनकी जो ब्रेन की जो न्यूरो कनेक्टिविटी उसको ठीक करती है। तो मेडिसिन देने से धीरे-धीरे व्यक्ति ठीक होने लगता है। इसके अलावा आजू-बाजू का वातावरण, उसके ऊपर थोड़ा-सा उसको एक्सरसाइज़, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वेज़ हैं, जो कि ये एलोपैथी के बारे में आपको बता रहा हूँ। होम्योपैथी में भी इसका जी। बहुत अच्छा है, चूँकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं हुँ, होम्योपैथी की बात करूँगा। होम्योपैथी में भी इसकी बहुत अच्छी-अच्छी चिकित्साएँ हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करता है, वो है व्यक्ति की मनोभावनाओं को समझ के उसका निदान करना जी, और ज़रूरत पड़ने पे दवाई का सेवन करवाना। तो जी। इस तरीके से अगर किया जाए तो निश्चित रूप से डिप्रेशन पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। मतलब बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सामने वाले की परिस्थिति की, उसकी मनोभावनाओं को नहीं समझोगे, आप उसका हुँ, इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपनी मन की गुत्थियों को बताना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए उसको सोर्स नहीं मिलता है और अंदर-अंदर वो घुटता रहता है। जी। इसमें तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, बोलिए। डिप्रेशन में गया व्यक्ति जब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराता है, तो इस बात को हुँ, उसको ये जान लेना चाहिए कि डिप्रेशन का इलाज थोड़ा लंबा चलता है। हम ये सोचते हैं कि डिप्रेशन हमने 15 दिन दवाई खा ली, महीने भर दवाई खा ली और हम ठीक हो गए, दवाइयाँ छोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन का इलाज जब भी हम स्टार्ट कराएँ, बिना डॉक्टर के पूछे किसी भी तरीके की दवाइयों को हम ना छोड़ें। बिल्कुल। तो अगला सवाल है कि अवसाद के जोखिम कारक क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, अवसाद का सबसे बड़ा जोखिम वाला जो एक कारक हो सकता है, वो है सोशल विथड्रॉल, समाज से पूरी तरीके से कट जाना, व्यक्ति जी। का पोटेंशियल का पूरी तरीके से खत्म हो जाना। जो व्यक्ति पूरी पोटेंशियल अपनी दिखा के काम करता था, वो काम छोड़ के वो घर में बैठा रहता है, लोगों से कट जाता है और आगे जाके अगर वो विवाहित है, पत्नी-पत्नी में लड़ाई हो जाना, पत्नी इस बात को लेके उसके कोसती है कि भई तुम बिल्कुल ही नकारे हो गए, घर में बैठे रहते हो। अगर पत्नी को प्रॉब्लम है, तो पति उस बात को लेके ताने देता है। तो इस प्रकार से एक तनाव का वातावरण पति-पत्नी में आ जाना। हुँ, हुँ। आगे जाके जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अंतोतगत्वा सुसाइड जैसी परिस्थितियाँ ऐसे निर्मित हो सकती हैं। इसलिए डिप्रेशन के जो प्रभाव होते हैं, बहुत घातक होते जी। तो हैं। जी। अब हमें डिप्रेशन और चिंता के मिथकों के बारे में अगर आप कुछ बताएँ तो? जी, सबसे पहले तो डिप्रेशन के बारे में जो एक मिथ है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो गया तो वो पागल हो गया। सबसे पहले तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पागल जैसा वर्ड साइकियाट्री में या मनोचिकित्सा में यूज़ नहीं होता है। पागल एक आम बोलचाल का शब्द है, जिसे कि हम में से हर कोई यूज़ करता है। तो हुँ, हुँ। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद में है, तो वो पागल नहीं हुआ है। उसकी वो कोई विक्षिप्त नहीं हो गया है कि वो व्यक्ति अब दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता है और डिप्रेशन में गए व्यक्ति को सही तरीके से दवाई और सहायता मिल जाए, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसी प्रकार से जैसे आपने एंग्ज़ायटी के बारे में पूछा है, एंग्ज़ायटी का मतलब होता है अत्यधिक चिंता। हुँ, साधारण हुँ। चिंता का होना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है और वही चिंता हमें फिर आगे प्रमोट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ी बहुत चिंता कम होना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति में चिंता नहीं होगी तो वो प्रिपरेशन नहीं करेगा, एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, मस्त मौला रहेगा, वो प्रिपरेशन से दूर हट जाएगा, तो उसका परफ़ॉर्मेंस भी घट जाएगा। तो चिंता थोड़ी बहुत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही चिंता जब लगातार बिना किसी कारण से बनी रहे, तो फिर वो बीमारी का कारण बन जाती है। चिंता जैसी समस्याओं से दूर रहने के एंटी एंग्ज़ायटिक मेडिसिन्स होती हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं। डॉक्टर की सलाह से लिए जाने पे, एसएसआरआई के साथ लिए जाने पे बहुत अच्छे से काम करती है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स है, अर्जेंटा नाइट्रिकम है, जेलिसिमियम है। ये दवाइयों से चिंता धीरे-धीरे ठीक होने लगती है। साथ ही साथ
प्राणायाम हुआ, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हुई, रेगुलर वॉकिंग हुई, लोगों से मिलना हुआ। तो इस तरीके से इन तरीके की चीज़ों को रोज़ हम अपने जीवन में लाके काफ़ी कुछ इससे लड़ना और इसको सँभालना सीख सकते हैं। जी। तो आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक हेल्दी माइंड के लिए आप क्या-क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले हेल्दी माइंड के लिए हमको अपनी दैनिक जो हमारी दिनचर्या है, उसको सुधारना चाहिए। इन दैनिक दिनचर्या में हमारा जल्दी सोना, जल्दी उठना ही शामिल नहीं है, बल्कि हमारी ओवरऑल हमारी एक्टिविटी पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे आजकल लोगों में ड्रग्स का, सिगरेट का, शराब के पीने का इसका बहुत प्रचलन है। तो सबसे पहले हमें उन हैबिट्स को त्यागना होगा जो हमारे दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको असर करती है। अब आपको मालूम होगा शायद कि ड्रग्स लेने से हमारे पूरे दिमाग की जो केमिस्ट्री है, वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा जीवन जीना होगा जो कि स्वस्थ रहने की ओर हमें प्रेरित करे। समय पे सोना, प्रॉपर नींद लेना, हेल्दी डाइट लेना, समय पे उठना, साथ ही साथ समाज में हमारी उपस्थिति को दर्शाना, सोशल बनना। आपके अगर फ्रेंड सर्किल नहीं है, तो आप फ्रेंड सर्किल से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, अपने परिवार वालों से बात कीजिए। साथ ही साथ डिफरेंट जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है, उनमें इन्वॉल्व होइए, सोशल विथड्रॉल से बचिए, रिक्रिएशन वाली चीज़ों को अपनाइए। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स कीजिए। अगर आपको गाने में रुचि है, तो आप गाने गाइए। नृत्य में रुचि है, तो नृत्य का आप अभ्यास कीजिए। तो इस तरीके की चीज़ों से आप करके आप सोशल बन सकते हैं। तो आप में ये अवसाद वाली जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा हावी नहीं होंगी। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी के हर व्यक्ति इनसे काफ़ी हद तक दूर रह सकता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ये सेशन करने के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल था। जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, आपने इस मंच पे मुझे समय दिया। मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया डॉक्टर। तो अगर आप डॉक्टर सोनी से संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हमारे हेल्थ और वेलनेस से जुड़े कोई भी वीडियोस आप मिस न करें। धन्यवाद।